हेलो दोस्तों, आपने हमारे पहले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। बहुत लोगों ने वीडियो को देखा, उस पर कमेंट किया, लाइक किया। मैं और भी लोगों से अपील करूंगा कि और लोग भी आगे आएँ। उनके जान पहचान में जो भी लोग सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, उनको ये वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये उनका बहुत सारा टाइम बचाएगा। जो न्यूज़पेपर पढ़ने में उनको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, ये मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं आज के डिस्कशन पे। आज के संडे के एडिशन में क्या क्या चीज़ें थी। संडे के एडिशन में जनरली ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, तो हम लोग चलते हैं अगले जो आज का अपना आर्टिकल है उस पर। तो एफएक्यू के अंदर में आज हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ पे बातचीत की गई थी। तो ये आखिर मुद्दा क्यों है न्यूज में? तो जो एक्चुअल करंट सिनारियो है, वो महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी चल रहा है, जहाँ पे कि जो करंट रूलिंग जो सीएम है, जो पार्टी है शिवसेना, उसके बहुत सारे एमएलए, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है अपने पार्टी के खुद के खिलाफ, और वो आसाम में अभी करंटली वहाँ पे हेल्ड कर रहे हैं लोग को। करीब करीब 40 एमएलए को लेकर के वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव उनको हेड कर रहा है, और वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास जो है शिवसेना की मैक्सिमम ऑफ दी मेजोरिटी है, तो गवर्नमेंट को ये माना जाए कि गवर्नमेंट गिर गई है। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा था। लेकिन इससे पीछे जो जुड़ी हुई बात है, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो हमारे मतलब की बात है जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए काम आएगी। तो ये लॉ क्या है? ये बनाया गया था आया राम गया राम जो पॉलिटिक्स हो रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात। कभी भी एमएलएज एमपीज को जो खरीदा जा रहा था, खरीद के सरकार बनाना गिराना इतना ज़्यादा इजी हो गया था। इसी को रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया था। इसके अंदर में क्या है कि ये मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करेगा अगर कोई मेंबर वॉलंटरली अपना मेंबरशिप छोड़ देता है उस पार्टी का। और दूसरा कंडीशन ये है कि वोटिंग अगर हाउस में हो रही है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर वोटिंग हो रही है, तो उस वोटिंग में अगर वो अपने पार्टी के द्वारा जो विप के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है, विप होता है किसी पार्टी का जो अपने लिए अपने पूरे मेंबर्स के लिए आदेश जारी करता है, तो वो उस आदेश के अगेंस्ट में अगर जाके कोई वोटिंग कर रहा है तो उसको भी डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। लेकिन इस स्पेसिफिक जो लॉ है, इसके साथ में काफ़ी सारा प्रॉब्लम उसके बाद भी आया है। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूज़पेपर में भी आया था। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप, ये इस बात से कहीं भी ये रेफर नहीं हो रहा है कि ये एक सिंपल रेजिग्नेशन लेटर की बात कर रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति का जो कंडक्ट है उसको भी इन्फर किया जा सकता है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन पर्पस। क्योंकि हो सकता है कि वॉलंटरली मेंबरशिप ना दे और बात जो है पार्टी के अगेंस्ट में कर रहा हो, हाउस के बाहर भी अलग तरीके से प्रचार प्रसार वो अपना कर रहा हो, तो इसको भी इंक्लूड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंडक्ट ऑफ द पर्सन को बोला कि आप डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कंसीडर करोगे। अगला जो इशू है वो है एस्केप क्लाउज। एस्केप क्लाउज में क्या बोलता है कि अगर उस पार्टी का 2/3 जो पार्टी का एमएलए जो चुन के आए हैं, अगर वो चाहें तो वो दूसरे पार्टी में जाके मर्ज हो सकते हैं। ये एस्केप क्लाउज ऑलरेडी दिया गया। अब इसी क्लाउज का यूज यहाँ महाराष्ट्र में अभी किया जा रहा है, जिसमें कि 2/3 एक्चुअली 37 हो रहा है, और जो दूसरी पार्टी है वो बोल रही है कि हमारे पास 40 एमएलए। तो ये इंस्टेंस ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इसके पहले भी इस तरीके का इंस्टेंस हुआ है। कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए चले गए बीजेपी में, तो वहाँ पे एक अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसी के रिगार्डिंग, कि जो इस तरीके का मर्जर हो रहा है, तो कांग्रेस का कहना यह है कि पहले मर्जर हो, उसके बाद फिर पार्टी वो बोलेगी कि जो एक्चुअल पार्टी है वो मर्ज करे, वो मर्जर का डिसीजन लेगी, ना कि जो 40 जो बंदे भाग के जा रहे हैं। तो इस पे अभी डिसीजन अभी आया नहीं है, अभी चल रहा है, सब जुडिस मैटर है ये।
नेक्स्ट थिंग इज द डिसीजन। हाँ, तो हम इशू इन एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे थे। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उसकी इम्पार्शियलिटी को लेके सवाल है कि वो इम्पार्शियल बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। इसी का एक एग्जाम्पल जो आज के न्यूज़पेपर में दिया गया था वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, जिसमें कि मणिपुर में 7 कांग्रेस एमएलए वो 2017 असेंबली इलेक्शन के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिए थे और उसमें से एक को मिनिस्टर तक बनाया गया था। इसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पिटीशन दिया गया, लेकिन जो स्पीकर था हाउस का वो 2 साल तक कोई एक्शन ही नहीं लिया उसके ऊपर। फिर जनवरी 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने डायरेक्ट किया स्पीकर को कि आप 4 वीक के अंदर मैटर को डिस्पोज करो, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये इन एक्शन की स्थिति को देखते हुए इसी इन एक्शन की स्थिति को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वो इन्वोक किया और उस मिनिस्टर को रिमूव कर दिया और उसको इवन असेंबली में इंटर करने से भी बार कर दिया। तो अगला इशू जो बोला जाता है कि ये अगेंस्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, क्योंकि आपको हमेशा पार्टी लाइन के अलोंग ही बातचीत करनी होगी, उसके बियॉन्ड आप नहीं दे सकते कोई भी अपना अपना ओपिनियन कुछ भी इन दी हाउस। तो इससे क्या है कि हेल्दी जो डिबेट के लिए माना जाता है कि ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दे आर द बॉडी ऑफ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन। हाउएवर इट इज नॉट अलाउइंग द प्रोविजन फॉर डिसेंट, जो कि अगले पॉइंट में मैंने लिखा है। फिर अगला पॉइंट ये बोलता है कि ये इंस्लेव करता है मेंबर को टू दियर पार्टी लाइन, जैसा पार्टी का स्टैंड होगा वही आपको स्टैंड रखना पड़ेगा। अगर इस तरीके का कुछ वैसा रहता है तो उनके खुद का जो कंस्टिट्यूएंसी से जहां से वो बिलोंग कर रहा है उसके हित के अगेंस्ट भी अगर पार्टी कुछ अगर काम कर रही है फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाएगा। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें दिखती है। अब ये सारा इशू इसमें रहा, तो इसका एज ए सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन बहुत सारा पास्ट में भी सजेस्ट किया गया है। इवन जो न्यूज़पेपर आर्टिकल था उसमें ये चीज़ें नहीं ऐड की गई थी, लेकिन हम लोगों ने इसको ऐड करने का सोचा ताकि ये पूरा जो आपका आर्टिकल है एंटी डिफेक्शन लॉ वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग में जो हमारा लॉ कमीशन है इन्होंने सजेस्ट ये किया था कि जो इसका लॉ है, लॉ को हम लोग लिमिट कर रहे हैं वैसे केसेस में जहां की गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा हो, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन इस तरीके का कुछ भी हो, तो वहां पे आप पार्टी लाइन से स्टिक करके चलें। अदरवाइज the individual members of the house, they should be allowed to discuss the things in the house so that a quality discussion comes up which helps in better policy formulation and better legislation. अगला सॉल्यूशन जो इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि इन जनरल जो प्रोसीजर है, अगर मान लीजिए चुनाव में कुछ धांधली या कुछ भी वैसा कुछ होता है तो उस कंडीशन में जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन दी एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इस केस में भी इलेक्शन कमीशन ने बोला कि यही चीज को अप्लाई करो आप, कि इलेक्शन कमीशन आपको सजेस्ट करेगी और प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली डिस्क्वालीफाई करेंगे मेंबर को, ताकि जो इम्पार्शियलिटी वाली बात बोली गई उसको इंश्योर किया जा सके, स्पीकर को पिक्चर से हटाया जा सके। अब अभी रिसेंट में कुछ साल पहले वही 2017 या 18 का ही केस है, केसम मेघचंद्र सिंह केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाओ, उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और वो सारा मेंबर्स, उसको उन्होंने पूरा कंपोजिशन भी बताया कि क्या कंपोजिशन होगा इस इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल का। और साथ में जो अगला प्रॉब्लम था टाइमलाइन का, कि स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले रहा, इसके लिए भी इन्होंने बोला कि ये जो एप्लीकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आ रहे हैं इसको आप रीजनेबल टाइम में एड्रेस करें, खत्म करें। रीजनेबल टाइम को डिफाइन भी किया कि इन जनरल 3 महीने का टाइम पीरियड इसको हम लोग मान के चलेंगे, 3 महीने में इस जो भी एप्लीकेशन है वो डिस्पोज होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक और केस है कियोतो होलोहन केस, ये काफ़ी फेमस केस रहा था। इसको अगर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको लिखना हमारे आंसर में अच्छा इम्पैक्ट देता है, मार्क्स फेच कर सकता है। इस जजमेंट में ये बोला गया था कि जो भी डिसीजन स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा इन एंटी डिफेक्शन केसेस,
दे विल बी मेड ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। आपका डिसीजन फुल एंड फाइनल नहीं है, उसको जुडिशियल स्क्रूटनी में लाया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं, तो इस वाले आइटम में जो प्रोफाइल वाला पेज है उसमें आज जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके प्रोफाइल को डिस्कस किया गया। इनका प्रोफाइल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने एसे में, या फिर कहीं पे भी अगर कुछ वैसा होगा जहाँ की एडवर्सिटीज से निकल के वो ऊपर तक आए हैं उस केसेस में। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो इनकी टोटल स्टोरी को देखा जा सकता है रायरंगपुर से रायसाना हिल्स तक की जर्नी। रायरंगपुर इनका खुद का घर का जो क्षेत्र है वो रहा, वहीं से उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की। पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस से, कुछ वैसा हाई फाई कोई भी प्रोफाइल इनमें नहीं है। इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है जो जूनियर असिस्टेंट इन स्टेट इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट, जहां उन्होंने 79 से 83 तक काम किया। उसके बाद फिर वो कॉलेज में एज ए प्रोफेसर तौर पे भी काम उन्होंने किया। पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन किया 1997 में, जहाँ की उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेवल का जो इलेक्शन था उसमें पार्टिसिपेट किया। पहली बार एमएलए बनी है सन 2000 में। फिर जो इनका मेन हाईलाइट देखा जाए इनकी जर्नी का, वो ये है कि 2015 में इनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया। और ये टेनियर बहुत सारे लोग गवर्नर बनाए जाते हैं, लेकिन इनका टेनियर इस वजह से याद रखा गया क्योंकि इन्होंने खुद बीजेपी का मेंबर होते हुए, बीजेपी गवर्नमेंट ही थी उस टाइम पे, उन्होंने 2 बिल उस समय पे रिजेक्ट किया क्योंकि वो दोनों बिल ऐसा माना जा रहा था कि दे आर अगेंस्ट दी इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, क्योंकि वो छोटापुर टेनेंसी एक्ट उसको मॉडिफाई कर रहा था, जिसमें कि जो लैंड्स हैं उसको कॉमर्शियल यूज के लिए बाहर बेचा जा सकता है किसी थर्ड पार्टी को, किसी आउटसाइडर को। तो इस वाले आर्टिकल में हमारे पास इतना ही है। अब हम लोग जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें एक आर्टिकल दिया गया था जिसमें कि पी चिदम्बरम साहब ने, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अपनी बातें रखते हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि वो क्रिटिसाइज ही करेंगे, लेकिन उन किस किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग कहीं पे अगर आंसर में आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। जैसे वो पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि इस स्कीम का टाइमिंग ही गलत है। टाइमिंग कैसे बोल रहे हैं गलत है? क्योंकि वो बोल रहे हैं क्या कि करंट में जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ गया है, और जो चाइनीज इनकर्जन है वो हमारे क्षेत्र में घुस रहा है, वो भी राइज पे है। तो इसको वो एक प्रोवर्ब के साथ में बताना चाहते हैं। वो कहते हैं क्या है कि हम लोग छत तब बनाते हैं जबकि धूप आपके सर पे चमक रही हो, ना कि बारिश हो रही हो। रूफ इज बिल्ट व्हेन द सन इज शाइनिंग, नॉट व्हेन द रेन इज पोरिंग। फिर इनकी दूसरी बात पे आते हैं। ये कहते हैं कि जो अग्निवीर होंगे, मात्र 6 महीने का आप इनको ट्रेनिंग देंगे तो ये बहुत अच्छे से ट्रेन तो हो नहीं पाएंगे, तो इनको आप फ्रंट लाइन पे डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि उस तरीके से ये ट्रेंड है नहीं। इसकी जो चिदम्बरम साहब हैं, इनकी इसी बात का समर्थन जो है एडमिरल अरुण प्रकाश जी भी करते हैं, जिनमें वो ये कहते हैं कि जो नॉर्मल ट्रेनिंग पीरियड है किसी रिक्रूट के लिए वो 5 से 6 साल का होता है। यहाँ पे मात्र 6 महीने में आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारी चीजें कर पाएगा। अगले पेज में आते हैं। इसमें बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स ने एप्रीहेंशन दिखाया है कि जो 6 महीने का ट्रेनिंग है ये सफिशियंट हो सकता है कि नहीं हो। द नेचर ऑफ प्राइड इस जॉब के साथ में जो एसोसिएटेड है वो हम लोग पूरे तरीके से इंडिविजुअल में इम्बाइब ना कर सकें इस तरीके की ट्रेनिंग में। अगली बात जो जिसके बेसिस पे चिदम्बरम साहब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ राइवलरी, जो खुद के जो मेंबर्स ज्वाइन करेंगे एज अग्निवीर, क्योंकि मात्र 25% को रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% बाहर चले आ जाएंगे, तो वो खुद एक कट थ्रोट कंपटीशन टाइप का होगा, तो वो खुद एक दूसरे को नीचे लाने की कोशिश में रहेंगे। तो ये इम्पैक्ट करेगा टोटल वर्किंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का। अगली बात वो बोलते हैं कि हम लोग इकोनॉमी के लिए जो डिफेंस पेंशन बिल उसी को कम करना हम लोग चाह रहे हैं ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग अपना ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी के लिए हम लोग क्वालिटी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो ये बात है कि जैसा गवर्नमेंट बोल रही है कि इनको रिजर्वेशन देंगे हम लोग, एक सर्विसमैन जो 10% रिजर्वेशन, वो वाला जो चीज़ बोला जा रहा है उसके अगेंस्ट में वो एक, हाँ, तो चिदम्बरम साहब इसमें वहाँ पे एक डाटा प्रेजेंट करते हैं। वो बोलते हैं क्या कि ग्रुप सी और डी में जो मैंने ये टेबल बनाया है वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें टेबल में क्या बोला जा रहा है कि ग्रुप सी में जो रिजर्वेशन है फॉर एक सर्विसमैन वो 10 से 14.5% है। वही ग्रुप डी के लिए 20 से 24.5% तक वेरी करता है इनका रिजर्वेशन जो इनको दिया गया है। लेकिन जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है इनका ग्रुप सी और ग्रुप डी में, ग्रुप सी में ये रिप्रेजेंटेशन 1.29% है मात्र, और ग्रुप डी में ये रिप्रेजेंटेशन 2.66%। तो हम लोग देख सकते हैं कि रिजर्वेशन दिया गया बशर्ते उसके बाद भी वो पूरा बेनिफिट नहीं ले पाए हैं एक सर्विसमैन। तो वो रिजर्वेशन देना पी चिदम्बरम जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। तो जो सजेशन है, सजेशन के तौर पे यहाँ पे चिदम्बरम साहब यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि इस स्कीम को पायलट बेसिस पे पहले लॉन्च किया जाए, उसका जो फॉल आउट होता है उसको हम लोग देखें क्या हो रहा है, और साथ में क्या है कि एक प्रॉपर स्क्रूटनी के लिए वो बोलते हैं कि इसको पार्लियामेंट्री रूट के थ्रू हम लेके आइए और पहले इसको स्टैंडिंग जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसको भेजा जाए, उसके पास रेफर किया जाए रिव्यू के लिए। और जैसा हम लोग को वहाँ से सजेस्ट करता है या फिर जो भी उसमें लूप होल या जो भी कुछ उसमें होगा उसको देखते हुए ही आगे प्रोसीड किया जाए इस स्कीम के साथ, जैसा इनका सजेशन है। हाँ, एक चीज़ और, आपको जो नोट्स चाहिए डेली करंट अफेयर का, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो Siddhi_NPA पे जा सकते हैं। वहाँ पे डेली वाइज पे नोट्स अपलोड किए जाते हैं, वहाँ जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। और अपने जानने पहचानने जो भी लोग हैं उनको आप सजेस्ट करें, ये वीडियो देखें, जो भी सिविल सर्विसेज या थोड़ा सा भी नॉलेज से अगर वास्ता रखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।